गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस इंटरनेशनल पैंडेमिक सिचुएशन में, वैश्विक महामारी कोविड-19 की स्थिति में आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का अच्छे से उपयोग करें, सैनिटाइजर का अच्छे से उपयोग करें, रेगुलर हैंड वॉश करें और घर से बाहर कम से कम निकलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? हाँ, जे थॉमसन ने। और इन्होंने जो डिस्कवरी की थी उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वहां जो कैथोड रे की डिस्कवरी हुई और कैथोड रे की जब प्रॉपर्टी चेक की गई तो आइडिया लगा कैथोड रे इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा गया। इन द सेम वे, इसी तरीके से साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन। क्या नाम था? ई गोल्डस्टीन, आइगन गोल्डस्टीन। इन्होंने डिस्कवरी की प्रोटॉन की। किसकी डिस्कवरी की? प्रोटॉन की। क्लियर? अब प्रोटॉन की डिस्कवरी जब इन्होंने की तो उससे पहले भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको नाम दिया गया एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और प्रोटॉन की डिस्कवरी से पहले हुआ एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और इसको कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहा गया। कौन सा रे एक्सपेरिमेंट कहा गया है? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। तो ये जब कैनाल रे एक्सपेरिमेंट या एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां आइडिया लगा कि जैसे कैथोड रेज ओरिजिनेट हुई थी कैथोड से, इन द सेम वे एनोड रेज ओरिजिनेट हुई एनोड से। कैथोड से कौन सी रेस बनी थी? कैथोड रेस। और एनोड से ओरिजिनेट हुई थी एनोड रेस। और जब उन एनोड रेस की प्रॉपर्टी चेक की गई तो आइडिया लगा कि वो एनोड रेस क्या है? वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब आप सोच रहे होंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन होंगे? हाँ, डेफिनेटली आप सोच रहे हैं प्रोटॉन। पर ऐसा नहीं था। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहलाए आयंस, कैट आयंस या पॉजिटिव आयंस। यानी कि ये डिस्कवरी जब हुई एनोड रे एक्सपेरिमेंट तो उसमें जो एनोड रेस बनी वो एनोड रेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी थी। और उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपन कह सकते हैं आयन। पर उसमें एक स्पेसिफिक केस आया जब अपन ने उस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस का यूज किया। हाइड्रोजन गैस के केस में जो रेस बन रही थी वो प्रोटॉन से बन रही थी। किससे बन रही थी? प्रोटॉन से। तो आप कह सकते हैं एनोड रेस किससे बनती हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन से। बट अगर आप हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है एक्चुअल में वो प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? प्रोटॉन के। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट में एनोड रे की डिस्कवरी हुई और एनोड रे के लिए जब आपने एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस यूज की तब जो पॉजिटिवली चार्ज रेस बनी उनको ही आपने नाम दिया प्रोटॉन। चलिए देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। चलिए, तो ये है ई गोल्डस्टीन। ठीक है। एट अबाउट द सेम टाइम थॉमसन डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन डिस्कवर द प्रोटॉन इन द सेम वे। देखिए, जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वैसा ही सेम प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने। यानी वही एक ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। The proton was a positively charged particle that was 2000 times heavier than the electron। यहाँ देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यहां पर बताया गया है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कैसे पार्टिकल्स होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन आएगा या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 2000 टाइम्स हैवियर हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में अगर इनका मास कंपेयर किया जाए तो उनसे 2000 टाइम, 2000 गुना टाइम, कितना है? 2000 गुना उसका मास आएगा। यानी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेयर में नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो जैसे कि थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक सीड के लाइक है और इसका जो बचा हुआ पार्ट है पूरा पार्ट ही पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज किस रीजन से आ रहा होगा? तो ये प्रोटॉन की वजह से आ रहा होगा। तो ये प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए उस पर आते हैं। देखिए, तो गोल्डस्टीन ने इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंट किया। ये क्या था अपने पास? एनोड। और ये लिया कैथोड। इस बार थोड़ा सा चेंज किया
कि आपका जो कैथोड लिया था इसमें होल्स कर दिए गए। क्या कर दिए गए? होल करने का मतलब है इसमें से अगर कोई पार्टिकल यहां से आते हैं तो डायरेक्टली इन होल में से पास होकर यहां टकरा सकते हैं। क्लियर? तो जैसे ये कैथोड में से पहले कैथोड रेज निकल रही थी और वो यहां जाके टकराती थी और यहां अपोजिट एनोड पर यहां एक फ्लोरोसेंस आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देता था, तो आप कहते थे कि कैथोड से कुछ रेज एनोड पर टकरा रही हैं, इसका मतलब कैथोड से कुछ रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, उन्हीं को आपने नाम दिया कैथोड रेज। अब अगर एट द सेम टाइम अगर यहां से एनोड रेज एनोड से निकल रही हो, कैथोड रेज कैथोड से निकल रही हो, तो आपस में कॉलिजन होगा। अगर म्यूचुअल कॉलिजन होता है तो हो सकता है कि किसी की स्पीड कम हो जाए या कोई डाइवर्ट हो जाए अपने एक्चुअल पाथ से। तो हो सकता है उस वजह से यहां जब कैथोड रे की वजह से यहां एक फ्लोरोसेंस फील हो रहा था या क्रिएट हो रहा था, तो उस समय यहां नहीं दिखाई दे रहा था जब तक इसको परफोरेटेड नहीं लिया गया था, यानी इसमें होल्स नहीं किए गए थे, तब तक एक तरफ ही यहां पर एक स्पार्क आपको दिखाई दिया, इधर की साइड कोई स्पार्क आपको उस समय ऑब्जर्व नहीं हुआ। उसका रीजन ये हो सकता है कि यहां से जब ये रेज आती हो, तो यहां से जब एनोड रेज आ रही हो तो उनको एक कैथोड रेज इंटरप्ट करती हो। क्या करती हो? इंटरप्ट मतलब उनके लिए एक रुकावट क्रिएट करती हो। बट अगर मैं यहां होल कर देता हूं तो जहां जहां होल हो रहा है वहां पर कोई मटेरियल नहीं होगा। अगर कोई मटेरियल यहां नहीं है तो यहां से कोई कैथोड रेज नहीं निकलेंगी। अगर यहां से कोई कैथोड रेज नहीं निकल रही है तो यहां से आने वाली एनोड रेज को वो इंटरप्ट नहीं कर सकती है और वो रेज सीधे 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 होल में से निकलकर यहां स्ट्राइक कर सकती है। और रेज अगर यहां स्ट्राइक करती है तो यहां डेफिनेटली ग्लो क्रिएट होगा। और एक्चुअल में ये सोचा गया और ऐसा ही हुआ, यानी कि यहां जो स्पेसेस थे या होल्स थे उनमें से कुछ रेस यहां निकल गई, पास हो गई और यहां भी फ्लोरोसेंस क्रिएट हो गया। अगर मान लीजिए पूरी कंप्लीट प्लेट होती, कोई होल नहीं होता, तो हर जगह से इसमें से कैथोड रे निकलती जो हर एनोड रे को इंटरप्ट करती, तो कोई भी एनोड रे प्रॉपर अच्छी स्पीड के साथ एक हाई स्पीड के साथ यहां नहीं टकराती। इसका मतलब परफोरेट लेने का रीजन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें होल करते हैं तो मुझे यहाँ फ्लोरोसेंस दिखाई देगा और वो फ्लोरोसेंस दिखना ही प्रूफ करता है कि एनोड से भी कुछ रेज निकलती हैं जो कैथोड की तरफ जाती हैं और यहां टकराती है। तो ये जो रेज एनोड से निकली इनको नाम दिया एनोड रेज। क्या नाम दिया? एनोड रेज। और ये जब एनोड रेज निकलती हैं और इस परफोरेटेड कैथोड में से निकलती हैं तो यहां एक कैनाल की तरह फील होती है। कैसे फील होती है? कैनाल की तरह। तो अगर कैनाल की तरह फील होंगी जब यहां से निकलने के बाद, इसलिए इनको नाम दिया गया कैनाल रेस। क्या नाम दिया है? कैनाल रेस। CANAL, कैनाल रेस। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि एनोड रेस को ही कैनाल रेस कहा गया है बिकॉज इट सीम्स टू लाइक अ कैनाल आफ्टर पासिंग थ्रू परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड से निकलने के बाद ये कैनाल के जैसे फील हो रही थी, इसी वजह से इनको नाम दिया कैनाल रेस। तो यहां हो गया एनोड रेस या फिर कैनाल रेस। और ये कहां से ओरिजिनेट हुई है? एनोड से। जबकि पहले कहां से ओरिजिनेट हो रही थी? कैथोड से। और वो कौन सी कहला रही थी? कैथोड रेस। और ये एनोड से हो रही है, सो दे आर नोन एज एनोड रेस और अ कैनाल रेस। सेम प्रोसीजर वही रहेगा। लो प्रेशर पर यहां पर प्रेशर बहुत कम कर देते हैं इस वैक्यूम पंप की हेल्प से। ये वैक्यूम पंप है और लो प्रेशर पर काफी हाई वोल्टेज यहां पर अप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल यहां भी एक फ्लोरोसेंस दिखाई देता है जो पहले यहां दिखाई दे रहा था। इस वजह से आप कह सकते हैं कि यहां कुछ रेस आ रही हैं और वो एनोड से आ रही हैं, सो दे आर नोन एज एनोड रे। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई एनोड रेस की। अब जब एनोड रे की डिस्कवरी हुई, एनोड रेस को चेक किया गया, देखिए इस तरीके से देख सकते हो और क्लियरली इसको, ये मान लेते हैं आपका कैथोड और ये मान लेते हैं एनोड। तो ये देखिए कैथोड से जो आ रहे होंगे पार्टिकल, अब वो एनोड से आने वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि बीच में जहां होल है वहां से कोई पार्टिकल यहां नहीं जा रहा है, केवल वहां से पार्टिकल आ रहा है जो उसमें से पास हो जाएगा। क्लियर? यानी इसके सामने टकराने के लिए कोई पार्टिकल नहीं है। और जब ये पॉजिटिव से निकलने वाले पॉजिटिवली चार्ज एनोड पार्टिकल्स, एनोड रे के पार्टिकल्स यहां टकराएंगे तो यहां एक फ्लोरोसेंस क्रिएट होगा जो इसमें दिखा रखा है आपको। देखिए, तो ये आपका एनोड है, ये कैथोड है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां से निकलने वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपके यहां इन होल्स में से निकलेंगे और देखिए कैनाल की तरह फील हो रहे हैं। कैनाल की तरह फील होने की वजह से इसको कैनाल रेस कहा गया है और यहां पर फ्लोरोसेंस क्रिएट करेंगे
क्योंकि यहां से उधर जाने वाले कोई पार्टिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो होल है। होल होने का मतलब यहाँ कोई मटेरियल ही नहीं है। मटेरियल नहीं है तो यहाँ से कोई रेस नहीं निकलेंगी। इसका मतलब रेस केवल वहां से यहाँ आएंगी इस होल पे से, और यहाँ से वहां नहीं जा रही है कोई। इसलिए क्लियरली आपको फ्लोरोसेंस फील हुआ या क्रिएट हुआ, आपको ऑब्जर्व हुआ, तो आपने कहा बिल्कुल एनोड से भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या माना गया? आयंस माना गया है। क्या माना गया है? आयंस। क्लियर? अब जब यहां पर गैसेस फिल करी गई, चेंज की गई, कभी इधर हाइड्रोजन गैस फिल किया, हीलियम गैस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैसेस, जब ये नाइट्रोजन फिल किया, तो डिफरेंट टाइप के जब गैसेस फिल किए गए, तो सबसे छोटा जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन सकता है, तो वो कौन सी रेस से बन सकता है या कौन सी गैस से बन सकता है? तो आप जाते हैं, सबसे छोटा जो एटम है या सबसे कम प्रोटॉन किसमें होते हैं? वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब मान लीजिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हाइड्रोजन का अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा कौन? एक प्रोटॉन। तो ऐसा मानते हैं कि यहां पर जो गैस फिल थी हाइड्रोजन, उसके एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां कौन बचा? पॉजिटिव आयन। अब आप मुझे बताइए कि इस पॉजिटिव आयन में बचा क्या होगा? तो हाइड्रोजन में एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फाइनली इसमें क्या बचा? प्रोटॉन। यानी अगर मैं H प्लस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? H प्लस। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। तो अब आप मुझे बताइए कि H प्लस में कितने प्रोटॉन होंगे? तो डेफिनेटली एक प्रोटॉन होगा, और कुछ नहीं बचा। एक इलेक्ट्रॉन रखता था, एक प्रोटॉन रखता था, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, बचा कौन? प्रोटॉन। इसका मतलब हाइड्रोजन का जो आयन है वो एक प्रोटॉन के इक्विवेलेंट हो गया, यानी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही प्रोटॉन ही तो बचा। इसका मतलब आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का जो आयन बना ये प्रोटॉन बन गया। पर अगर कोई एटम आप लेते हैं तो उसमें एक प्रोटॉन नहीं बचेगा। जैसे हीलियम में 2 प्रोटॉन है, लिथियम में 3 प्रोटॉन है, तो उसको आप सिंगल प्रोटॉन के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते। पर हाइड्रोजन के केस में इसको सिंगल प्रोटॉन मान सकते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ हाइड्रोजन गैस फिल की गई है और हाइड्रोजन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल के तो पॉजिटिव की साइड चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रे की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि कैथोड से एनोड की साइड जा रहे हैं। इसका मतलब कैथोड रे किससे बन रही है? इलेक्ट्रॉन से। और ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बचा, वो आयन किसकी तरफ जा रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? एनोड की साइड से किसकी तरफ जा रहे हैं? कैथोड की साइड। तो आप कह सकते हैं ये एनोड रे हैं। कौन सी रे हैं? एनोड। तो एनोड रे में जो आयन बना वो अदर केसेस में तो डिफरेंट होगा, पर हाइड्रोजन के केसेस में प्रोटॉन ही कहला सकता है। इसका मतलब यहां अगर हाइड्रोजन गैस फिल की जाए तो ये जो एनोड रेज आपको जाती हुई दिखाई देंगी, ये जो एनोड रेज जा रही हैं, ये क्या होंगी? तो एक्चुअल में ये एक सिंगल प्रोटॉन के इक्वल होंगी। तो आप कह सकते हैं वो एनोड रेज किससे बनती हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन से बनती हैं। और अगर वो हाइड्रोजन गैस भर दी जाए तो ये आयन ही प्रोटॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। क्लियर? तो आप कह सकते हैं एनोड से कैथोड की तरफ जो एनोड रेज निकल रही हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन कहला सकता है। बट कब? जब इसमें हाइड्रोजन गैस फिल हो। अदर गैस फिल हो तो इसको आप प्रोटॉन नहीं कहेंगे, बल्कि इसको कहेंगे कैटायन या पॉजिटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन होते हैं, यानी कि एनोड्स जो रे है वो पॉजिटिव आयन से बनती है। किससे बनती है एनोड रे? पॉजिटिव आयन से। बट जो पॉजिटिव आयन है वो एक स्पेसिफिक केस में प्रोटॉन कहला सकता है, और वो स्पेसिफिक केस क्या है? अगर यहाँ हाइड्रोजन गैस फिल की जाए तो उससे बनने वाला पॉजिटिव आयन हमेशा प्रोटॉन ही कहलाएगा। तो इस तरीके से किसकी डिस्कवरी हो गई? सबसे छोटे पॉजिटिव पार्टिकल की। और वो सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल कौन सी गैस से बना था? हाइड्रोजन से। और वो सबसे स्मॉल पॉजिटिव पार्टिकल जो बना H प्लस, वो ही प्रोटॉन कहलाया। क्या कहलाया? प्रोटॉन। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की। क्लियर? तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि एनोड रेस पॉजिटिव आयन से बनती हैं, और वो पॉजिटिव आयन जो बनते हैं उनमें सबसे छोटा पॉजिटिव आयन बन सकता है कब? जब हाइड्रोजन गैस ली जाए, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन ही बनाएगा, और वो सबसे छोटा पॉजिटिव आयन ही क्या कहलाएगा? प्रोटॉन।
तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं डिफरेंट गैसेस चेंज करता हूं इस प्रैक्टिकल में, एक्सपेरिमेंट में, तो गैसेस को चेंज करने से कैथोड रे जो बनेंगी उसमें सेम पार्टिकल आएंगे या डिफरेंट? तो डेफिनेटली सेम ही आएंगे, क्योंकि सभी केसेस में इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है हाइड्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, हीलियम में से 2 निकल रहा हो, लिथियम में से 3, जो भी हो, इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे। बट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयन बचेगा वो आयन डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन का आयन अलग बनेगा, हीलियम का अलग बनेगा, लिथियम का अलग बनेगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सबके अलग अलग आयन्स बनते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव आयन यानी कि एनोड रेस डिफरेंट डिफरेंट होंगी, बट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या कहें तो कैथोड रेस सभी केसेस में सेम आएंगी। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी हाँ जेम्स चैडविक ने, ठीक है। ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। अब कैसे की? तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसका केवल एक इंट्रोडक्शन आपके सामने है। उन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम का न्यूक्लियस लिया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर होता है 9। इस पर इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया हीलियम के न्यूक्लियस का। इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। जैसे मैंने कहा कि H+ हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन के सिमिलर है या इक्विवेलेंट है, वैसे ही हीलियम का जो न्यूक्लियस है, यहां से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, ध्यान रखिए। हीलियम का जो न्यूक्लियस है, यानी हीलियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो उसका जो न्यूक्लियस या पॉजिटिव पार्ट बचेगा वो किसके सिमिलर है? अल्फा पार्टिकल के सिमिलर है। किसके सिमिलर है? अल्फा पार्टिकल। तो देखिए इस हीलियम जरूर लिखा हुआ है, इसको आप मान के चलेंगे अल्फा पार्टिकल। तो बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया तो एक नया न्यूक्लियस बना, और वो न्यूक्लियस किसका था? कार्बन का। तो देखिए यहां ये जो रिएक्शन है इसमें आपका एलिमेंट ही चेंज हो गया है, बेरिलियम से सीधे कार्बन बन गया है। ऐसा होता है कि जनरली केमिकल रिएक्शन में एटम अपना प्लेस चेंज करते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, CO2 बना लिया, बट कार्बन कार्बन ही रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहा, केवल वो बाइंड होते हैं। यहाँ देखिए सीधे सीधे एटम आपका चेंज हो गया है। बेरिलियम का न्यूक्लियस था, कार्बन का न्यूक्लियस बन गया, यानी बेरिलियम खत्म, कार्बन। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस ही चेंज हो जाते हैं या एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। जो बेरिलियम आपका एलिमेंट था वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया। चलिए, तो आपने देखा बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से कार्बन बना। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, अल्फा पार्टिकल का हो गया 50, 2, बेरिलियम का हो गया 4। तो आपको ध्यान रखना है ये जो एटॉमिक चार्ज है ये कंजर्व रहता है। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6, और यहां भी कितना आ रहा है? 6। और मास भी कंजर्व रहता है, तो मास कितना है इसका? 9 + 4 13, पर यहां मास आ रहा है 12। इसका मतलब इसके साथ कोई ना कोई एक पार्टिकल और निकला होगा, यानी डेफिनेटली इसके साथ एक पार्टिकल यहां बाहर निकला। अब जो पार्टिकल बाहर निकला तो उसका आइडिया आप लगा सकते हैं उसका चार्ज कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ टोटल चार्ज कितना आ रहा है? 4 + 2 6, तो यहाँ भी टोटल चार्ज 6 आना चाहिए। तो ऑलरेडी 6 है, तो इसका मतलब इसका चार्ज कितना मानना पड़ेगा? 0, तभी 6 + 0 6 रहेगा, यानी चार्ज कंजर्व रखना है, मास भी कंजर्व रखना है। तो 9 + 4 कितना होता है? 13। अब यहाँ 12 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 1 मास लेना पड़ेगा, जिससे 12 + 1 13 हो जाए। तो चार्ज के कंजर्वेशन से इसका चार्ज निकल गया 0, और मास के कंजर्वेशन से इसका मास निकल गया 1। प्रोटॉन का मास भी 1 माना जा रहा है, न्यूट्रॉन का यहाँ पे जो पार्टिकल निकला है इसका मास भी 1 है। बट प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है, कितना होता है? प्लस, और इस पर चार्ज कितना दिखा रहे हैं अपन? 0। यानी यहां से एक पार्टिकल बाहर निकला जो लगभग मास में प्रोटॉन के बराबर था। मास में किसके बराबर था? प्रोटॉन। बट चार्ज में किसके बराबर था? तो चार्ज इसका न्यूट्रल था, यानी 0 था, इसलिए इसको नाम दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। तो यहां जो पार्टिकल निकला इसको सिंबल दे दिया आपने N, न्यूट्रॉन, और इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर है और उसका चार्ज लगभग 0 है। यानी ये भी लगभग प्रोटॉन के बराबर का ही पार्टिकल है, तो इसका मतलब ये भी एटम के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि एटम से छोटा है। तो ऐसा माना गया कि यहाँ ये एटम के अंदर से ही इनमें से किसी दोनों में से किसी में से निकलकर बाहर आया है। अब यहाँ तो आपने एटम ही लिए हैं, इसका मतलब ये एटम में से ही निकलकर बाहर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, वैसे कहीं ना कहीं उसमें न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है।
कौन एग्जिस्ट करता है? न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूट्रॉन। और ये पार्टिकल न्यूट्रल है, इसका आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसके साइड दोनों प्लेट लगा दीजिए, पॉजिटिव प्लेट लगाएंगे, नेगेटिव। बताइए किधर मुड़ेगा? पॉजिटिव के साइड मुड़ेगा, नेगेटिव के साइड? बिल्कुल डेफिनेटली किधर भी नहीं मुड़ेगा, क्योंकि ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। नेगेटिव होता तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता। पर ये किधर भी नहीं मुड़ा, किधर भी बैंड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल इसका मतलब यही होता है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसका चार्ज आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए जेम्स चैडविक में बेरिलियम लाइन पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, जिसको मैं रिवाइंड कर दूं, रिकॉल करा देता हूं। ये हीलियम का जो न्यूक्लियस लिखा हुआ है यही एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल है, और उससे कार्बन 12 बना और साथ में एक न्यूट्रॉन इमिट हुआ, जिसके मास और चार्ज का आइडिया लगाया गया और कहा गया कि एक नया पार्टिकल और डिस्कवर हो चुका है जो एटम में ही प्रेजेंट होता है, और उसको नाम दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। चलिए, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों डिस्कवर हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? ई गोल्डस्टीन। और जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की? न्यूट्रॉन। अभी तीनों पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। अभी एक आइडिया और लेते हैं, रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने आइडिया दिया न्यूक्लियस का। किसका आइडिया दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का आइडिया देखिए कैसे दिया इन्होंने। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, उस समय ही ये डाउट आया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में कैसे रहते होंगे। क्लियर? तो ये जो डाउट आया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां रहते हैं एटम के अंदर, इसका सॉल्यूशन दिया रदरफोर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए उस एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या उसको कहते थे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब ये देखिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। देखिए, तो इन्होंने क्या किया, एक फॉइल ली। फॉइल मतलब पतली सी लेयर लाइक है ना, एक पतली सी लेयर या पतली सी पन्नी जिसको आप बोल सकते हैं, पतली सी झिल्ली आप इसको बोल सकते हैं। किसकी झिल्ली ली? गोल्ड की। किसकी? गोल्ड। तो गोल्ड की एक पतली सी झिल्ली, उसको फॉइल कहा गया है, वो लिया गया और सामने एक मटेरियल रखा गया जो रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसे होते हैं जो जनरली अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकालते हैं। तो इसका मतलब यहां जो आपने एलिमेंट लिया, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, वो अपने अंदर से यहाँ रेडिएशन निकालेगा, उस रेडिएशन में अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और वो अल्फा पार्टिकल जाकर किससे टकराएंगे? इस गोल्ड फॉइल से। इसका मतलब आप कह सकते हैं इन्होंने क्या कराया, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। ये अल्फा का साइन होता है सॉरी। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया और ऑब्जर्वेशन लिए कि क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। अब ये जो एलिमेंट उन्होंने लिए थे जनरली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे रेडियम या पोलोनियम। रेडियम और पोलोनियम दोनों ही अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं, उसमें अल्फा पार्टिकल्स आते हैं और वो अल्फा पार्टिकल जाके गोल्ड फॉइल से टकराए। अब जब टकराए तो टकराकर कहां मुड़े? सीधे निकले, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, बैक आए? इसका आइडिया लगाने के लिए उसके आसपास एक स्क्रीन लगाई और इस स्क्रीन पर कोटिंग की गई थी जिंक सल्फाइड की। किसकी? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जिस पर अल्फा पार्टिकल अगर टकराते हैं तो वो एक सिंटिलेशन शो करता है। सिंटिलेशन मतलब एक ग्लो क्रिएट होती है, जैसे अपन ने पहले देखा ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में, देखा अपन ने कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट में देखा कि वहां ग्लो क्रिएट हो रही थी। यहां उस ग्लो को मैं नाम दे रहा हूं सिंटिलेशन। तो सिंटिलेशन से आइडिया लग सकता है कि वाकई में अल्फा पार्टिकल कहां टकरा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ज्यादा पार्टिकल यहां टकराते हैं तो यहां ग्लो ज्यादा आना चाहिए। अगर ज्यादा पार्टिकल यहां टकराएंगे तो ग्लो ज्यादा यहां आना चाहिए। अगर ज्यादा पार्टिकल यहां टकराते हैं तो ग्लो यहां ज्यादा आना चाहिए। और ज्यादातर पार्टिकल टकराकर अगर लौट आते हैं यहां पर तो यहां साइड में ग्लो ज्यादा आना चाहिए। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश की। अच्छा, स्लिट किसको कहा गया है? तो स्लिट क्या, एक स्मॉल सा स्पेस होता है, जितना स्मॉल स्पेस होगा उसको अपन कहते हैं स्लिट। तो यहाँ एक स्मॉल सा स्पेस बनाया था जिससे रेज एकदम बीम की फॉर्म में जाए। बीम की फॉर्म में मतलब अगर यहां से पार्टिकल इधर उधर जा रहे हैं तो स्मॉल होल में से जब होते हुए जाए तो एक बीम की फॉर्म में बन जाए और वो जाकर टकराए सामने इस गोल्ड फॉइल पर। और ये गोल्ड फॉइल किससे बनी होगी?
तो डेफिनेटली एटम से। एटम में कौन होंगे? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो अब ये टकराकर गोल्ड फॉइल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराकर कहां मुड़ती है, किधर जाती है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो एटम होंगे उसमें प्रोटॉन कहां रहते होंगे और इलेक्ट्रॉन कहां रहते होंगे। तो ये गोल्ड फॉइल किससे बन रही है? एटम से। और एटम से रेस कैसे टकराकर कैसा बिहेव करती हैं उससे आप आइडिया लगाएंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं और प्रोटॉन कहां रहते हैं। चलिए, अच्छा गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया है यहां पर एक्सपेरिमेंट में? तो उसका रीजन था कि गोल्ड फॉइल की मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी हाईएस्ट होती है। इसको आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में, यहां से क्वेश्चन बनता है। गोल्ड की डक्टिलिटी मैलिएबिलिटी हाईएस्ट है। इसका मतलब है कि इनकी जितनी से पतली झिल्ली आप बनाना चाहें, जितना पतला से पतला इसका फॉइल लेना चाहे उतना आप ले सकते हैं। और आप चाहते थे कि यहां पर इतनी पतली लेयर बन जाए कि सिंगल एटम की लेयर आ जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंगल एटम की लेयर अगर होती तो उसको तो आप देख ही नहीं सकते हैं। सिंगल एटम को नहीं देख सकते हैं तो उतनी विड्थ को आप नहीं देख पाते। इसका मतलब सिंगल एटम की लेयर तो नहीं, पर जितनी पतली से पतली हो, यानी 10:1 एक की तरफ आए, सिंगल लेयर की तरफ आए, इतनी पतली लेयर बनाने की कोशिश करनी है तो आप उसी मेटल की बना सकते हैं जो जितनी ज्यादा मैलेबल हो, जितनी ज्यादा पतली उसको। मैलिबिलिटी किसको कहते हैं? अगर आप किसी भी चीज को हैमर से स्ट्राइक करके पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको आप कहते हैं मैलिबिलिटी। तो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा मैलिबिलिटी गोल्ड की है तो सबसे पतली शीट इसी की बनाई जा सकती है, इसलिए गोल्ड फॉइल का यूज किया था। अल्फा पार्टिकल का यूज क्यों किया था? अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी पार्टिकल है जो प्रोटॉन से थोड़े ज्यादा हैवी है। तो ये टकराकर कैसा बिहेव करते हैं, प्रोटॉन से टकराकर लौटते हैं, निकलते हैं, डाइवेट होते हैं, ये सब देखना था। और खासकर इन पर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, 2+ चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? तो अल्फा पार्टिकल पर 2+ चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। और प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। और ये हैवी होते हैं, लाइट होते हैं, तो ये डेफिनेटली प्रोटॉन से हैवी होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए किसको यूज किया था? रेडियम और पोलोनियम। रेडियम का सिंबल होता है Ra, नोट कीजिए। पोलोनियम का सिंबल होता है PO, ये भी नोट कीजिए। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों यूज किया गया था? जिससे अल्फा पार्टिकल मिल सके। अल्फा पार्टिकल क्यों यूज किए गए थे? क्योंकि प्रोटॉन से हैवी थे और ये चेक करना था प्रोटॉन से टकराकर लौटते हैं, निकल जाते हैं। क्लियर? क्योंकि अगर प्रोटॉन से हैवी हैं तो उससे टकराकर लौटने तो नहीं चाहिए, और अगर लौट के आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ रखे हुए हैं तभी टकराकर लौट रहे हैं। हल्की चीज से भारी चीज टकराकर लौट नहीं सकती, पर अगर लौट रही है इसका मतलब वो हल्की हल्की चीजें मिलकर एक जगह रखी हुई है, यानी यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यानी सारे प्रोटॉन एक साथ कहीं कलेक्ट हो रहे हैं जिससे अल्फा पार्टिकल टकराकर लौट सकता है। तो यही चेक करना था कि लौट रहा है या नहीं लौट रहा है, या डेविएट हो रहा है तो कितना डेविएट हो रहा है। तो गोल्ड फॉइल के यूज की थी, इसका आंसर आपके पास आ गया है। इसकी मैलिबिलिटी हाईएस्ट होती है, सबसे पतली फॉइल इसी की बन सकती थी। ये स्क्रीन पर किसकी कोटिंग की गई थी? जिंक सल्फाइड, जिसको बोलते हैं ZnS। क्या बोलते हैं? Zn, जिंक, S यानी सल्फर। तो ZnS एक कंपाउंड है, उसकी स्क्रीन कोटिंग की गई थी क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल के टकराने पर सिंटिलेशन या ग्लो क्रिएट करता है। चलिए, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। तो देखिए ये वही है, और देखिए लेड बॉक्स लगाया गया है। लेड बॉक्स इसलिए लगा गया है कि लेड बॉक्स से रेडिएशंस इधर उधर नहीं जाएं, ये हार्मफुल हो सकते हैं, सीधे जाएं। और ये जो स्मॉल होल किए गए हैं, ये स्लिट है। ये देखिए यहां से अगर आपकी रेस, अल्फा रेस निकलती हैं, वो इधर उधर डेविएट हो रही हैं, बस होल में से निकलेंगी तो होल के अंदर से पास होने पर बीम यानी पतले डंडे की तरह निकलेंगी या पतली छड़ की तरह निकलेंगी, तो एकदम स्ट्रेट लाइन में बीम की तरह जाएंगी और ये टकराने पर इधर उधर डेविएट होंगी। तो जब ऑब्जर्वेशन देखा तो देखा ज्यादातर जो इसमें से रेडिएशंस हैं वो स्ट्रेट लाइन में निकल गए, सामने निकल गए, और कुछ ऐसे थे जो थोड़े बहुत डेविएट हो गए, कोई 60 डिग्री, कोई 80 डिग्री, कोई 90 डिग्री तक डेविएट हुआ, कोई 120 डिग्री डेविएट हुआ, और कुछ ऐसे थे जो वापस बाउंस बैक हो गए, वापस इसी एंगल पर 180 एंगल पर लौट आए। तो देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले थे। तो देखिए ऑब्जर्वेशन जो मिले, ये गोल्ड फॉइल पर एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल का। तो जो ऑब्जर्वेशन मिले उसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। तो ऐसा मिला कि ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे निकल गए हैं, ये देखिए, पास थ्रू इन स्ट्रेट लाइन। कुछ पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए हैं। क्या हो गए? डेविएट। और कुछ पार्टिकल एकदम टकराकर वापस लौट आए हैं, या तो कह सकते हैं रिफ्लेक्ट हो गए हैं, या कह सकते हैं बाउंस बैक हो गए हैं, वापस टकराकर लौट आए हैं।
तो ओवरऑल कितने ऑब्जर्वेशन मिले? 3। क्या क्या मिले? मोस्टली पार्टिकल पास थ्रू इन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड deviate from its actual path, some alpha particles deviate from its actual path, और अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 20,000 लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो लौट भी आया 180 पर। तो तीनों ऑब्जर्वेशन हो गए, मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट लाइन, सम डेविएटेड, एंड आउट ऑफ 20,000 वन रिफ्लेक्ट बैक और ए बाउंस बैक। ये तीन ऑब्जर्वेशन मिले। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो उसका रीजन निकालने की कोशिश की गई। तो ऐसा रीजन निकाला गया कि जो एटम है इसके सेंटर में कुछ ना कुछ मासिव पार्ट है, यानी हैवी पार्ट जो है उसका सेंटर में है, और बाकी का जो पार्ट है ना इसका वो खोखला है। खोखला मतलब हॉलो स्फीयर की तरह है। अगर खोखला होगा तो ज्यादातर चीजें उसमें से निकल जाएंगी, और जो हैवी पार्ट है वो पूरे में नहीं फैला हुआ है, वो सेंटर में बहुत कम स्पेस लेगा। ऐसा इसलिए कहा गया कि ज्यादातर चीजें निकल गई, इसका मतलब ज्यादातर पार्ट खोखला है, इसका मतलब हैवी पार्ट बहुत कम स्पेस में है, और जो इस हैवी पार्ट पे टकराया होगा वही पार्टिकल लौट पाया होगा। तो इन दो का तो रीजन क्लियर हो रहा है कि जब मैक्सिमम पार्ट है वो हॉलो है, इसलिए रेस सीधे निकल गई होंगी ज्यादातर, और सेंटर में मासिव पार्ट है, उस मासिव पार्ट पर टकराया होगा तो वो वापस लौट गया होगा। और इस पूरे स्फीयर के कंपेयर में ये मासिव या हैवी पार्ट बहुत कम है, और बहुत कम होने की वजह से 20,000 में से एक ही लौट पाया है। 19,999 तो पास हो गए। उसका रीजन साफ साफ आपके सामने आ रहा है कि ज्यादातर पार्ट इसका होलो है, केवल एक ही पार्ट ऐसा है या बहुत छोटा पार्ट ऐसा है जो हैवी है या मासिव है। इन दो का रीजन आ गया। इसका मतलब ऐसा माना जा सकता है कि एटम का सेंटर जो है वो काफी हैवी है और बाकी पार्ट इसका हॉलो है। अब ये डेविएट क्यों हुए होंगे? डेविएट होने का रीजन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फोर्स है जो उनको रिपेल करवा रहा है। क्या करवा रहा है? रिपेल। अब दो चीज अगर अट्रैक्ट होती है तो पास पास आती हैं, अगर रिपेल होती हैं तो दूर जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देखें रेस जाते जाते एकदम दूर हट गई है, रिपेल हो गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिपल्शन लग रहा है। अब रिपल्शन का क्या रीजन हो सकता है कि इन अल्फा पार्टिकल पर मैंने आपको बताया था +2 चार्ज होता है। +2 चार्ज का मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब आप बताइए कि पॉजिटिव किस चार्ज के पास जाए कि उससे रिपेल हो जाए, नेगेटिव के पास या पॉजिटिव के पास? तो डेफिनेटली लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर सेम चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो अब आप बताइए कि ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये इसका पाथ है, ये अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको यहां पर कौन सा चार्ज मिला होगा जिससे रिपेल हो गया, दूर हट गया? तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, तो सामने कहीं ना कहीं पॉजिटिव आया होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगा होगा? रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से ये दूर हट गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो सेंटर वाला पार्ट आप मान रहे हैं यहां पर क्या चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल? क्योंकि अगर न्यूट्रल होता तो अभी डेविएट नहीं होता, सीधे निकल जाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लस चार्ज है, प्लस और प्लस रिपेल होगा, इसलिए दूर हट गया है। तो जो पार्टिकल इससे डेविएट हो रहे थे, दूर हट रहे थे, उसका रीजन क्या हो सकता है? सेम चार्ज। और वो सेम चार्ज क्या प्रूव करता है कि अल्फा पर प्लस है तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है इस पर भी प्लस होगा। तो देखिए 3 ऑब्जर्वेशन, 3 कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या है कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब इस एटम का मैक्सिमम पार्ट हॉलो है, खोखला है। कुछ पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए हैं, इसका मतलब इसके सेंटर में कोई ऐसा पार्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी सम पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम। और 20,000 में से एक पार्टिकल लौट भी आ रहा है, इसका मतलब बीच में टकराने के लिए कुछ जगह तो है, पर वो बहुत कम जगह में है। इसका मतलब जो सेंटर में पॉजिटिव पार्ट है वो हैवी भी है। कैसा है? हैवी, क्योंकि पार्टिकल टकराकर लौट रहा है। इसका मतलब जो सेंटर वाला पार्ट आप कंसीडर कर रहे हैं वो हैवी भी है, यानी मासिव है, मास ज्यादा है, और साथ में इसमें कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रूफ हो जाता है क्योंकि रेस डिफ्लेक्ट हुई हैं, और हैवी है ये प्रूफ हो जाता है कि बाउंस बैक हुई हैं, और कम जगह स्पेस पे कवर कर रहा है, इसका मतलब एक ही लौट रहा है 20,000 में से, 20,000 में से। तो ये भी प्रूफ हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एटम का शेप अगर आप देखें तो कैसा होगा, तो एटम के सेंटर में कोई पार्ट होगा जो हैवी भी होगा और पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसी पार्ट को नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया है? न्यूक्लियस।
ये हो गया एटॉमिक न्यूक्लियस, और इसके आसपास का जो पार्ट है वो हॉलो है। क्या है? हॉलो है। अब आपको पता है कि एटम तो न्यूट्रल होता है, यानी पॉजिटिव जितना होगा उतना नेगेटिव भी होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये सेंटर वाला पार्ट पॉजिटिव है तो बचा हुआ ये येलो वाला जो पार्ट है पूरा, ये कैसा होगा? नेगेटिव। तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये सेंटर हो गया पॉजिटिव और इसके आसपास का रीजन हो गया आपका नेगेटिव। ओवरऑल एटम आपका हो गया न्यूट्रल। यानी एटम के अंदर सेंटर में एक पार्ट है जिसको कहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, और उसके आसपास का जो पार्ट है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन का मतलब यही हुआ कि इस न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, इस न्यूक्लियस को छोड़कर एक्स्ट्रा जो भी स्पेस बचा वो कहलाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, और डेफिनेटली इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिससे नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो जाए। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एक्सपेरिमेंट का ओवरऑल व्यू आपके सामने है। अब बहुत अच्छे से आपने इसको क्लियरली विजुलाइज कर लिया होगा। ये आपका यहाँ से रेडियो एक्टिव सोर्स लिया है जो रेडियम या पोलोनियम हो सकता है, और यहाँ से रेज निकल रही हैं, स्लिट में से पास होकर टकरा रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट होकर अपना एक फ्लोरोसेंस या सिंटिलेशन शो कर रही है। और ये स्क्रीन किसकी बनी हुई है? जिंक सल्फाइड की, जो मूवेबल है, मूव होती रहती है, उस पर रेडिएशंस का सिंटिलेशन को आप ऑब्जर्व करते रहते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया गया है। ये एटम होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, तो जो पार्टिकल न्यूक्लियस के ज्यादा पास से जाएंगे उससे रिपेल हो जाएंगे, और जो उसके दूर से जाएंगे वो सीधे निकल जाएंगे, और जो उसके एकदम सामने आएंगे वो टकरा कर लौट आएंगे। तो तीन टाइप के ऑब्जर्वेशन होंगे। मैक्सिमम पास थ्रू इन स्ट्रेट लाइन, बी टाइप का यानी सम डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, और सी टाइप के पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 वन बाउंस बैक, वापस लौटने वाले पार्टिकल है सी, स्कैटर होने वाले पर स्मॉल डेविएशन, थोड़े बहुत स्कैटर होने वाले बी, और ए ट्रांसमिट यानी इसमें से निकलने वाले हैं। अब देखिए तीन ऑब्जर्वेशन है, उनसे तीन कंक्लूजन आप निकालेंगे। तो पहला क्या है? मोस्ट ऑफ द एटम वाज एम्प्टी स्पेस बिटवीन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए हैं, इसका मतलब ज्यादातर पार्ट उसका एम्प्टी है यानी खाली है, खोखला है। द न्यूक्लियस वाज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज द पॉजिटिव न्यूक्लियस रिपेल द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज आप कंसिडर कर रहे हैं या पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, जिससे पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल रिपेल हो जाए। क्या हो जाए? रिपेल। इसका मतलब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और वो न्यूक्लियस है, और उससे अल्फा पार्टिकल रिपेल हो रहे हैं। तीसरा, द मास ऑफ द एटम वाज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस बिकॉज द अल्फा पार्टिकल विल रिपेल स्ट्रेट बैक एट लार्ज एंगल। इसका मतलब ये है कि ये टकरा कर लौट आए वापस। अब टकरा कर कब लौट सकते हैं? जब ये पार्ट काफी हैवी हो या लाइट हो। देखिए अगर हल्का होता तो ये अल्फा पार्टिकल टकरा कर इसको अपने साथ ही ले जाते या इसको धक्का दे देते, बट ये हैवी होगा तो ये अपनी जगह पर बना रहेगा और टकरा कर वापस लौट आएगा। इसका मतलब पार्टिकल टकरा कर लौट रहा है, इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है बहुत हैवी भी है और डेंस भी है, बट ये है कि ये बहुत कम जगह में है, यानी पूरे एटम के कंपेयर में बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्लियर? तो इस तरीके से एटम का एक नया स्ट्रक्चर आपके सामने निकल के आया है, जिसमें ऐसा माना गया है कि सेंटर में तो क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? डेफिनेटली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का है। और ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा? तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा माना गया कि इस न्यूक्लियस के अराउंड ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, चक्कर काटते हैं, जैसे सन के अराउंड अर्थ, जैसे कि सन के अराउंड सूर्य के चारों ओर अर्थ यानी पृथ्वी चक्कर काटती है, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटते हैं तो किसमें काटते हैं? शेल्स में। किसमें काटते हैं? शेल। जैसे कि न्यूक्लियस सन के अराउंड अर्थ भी चक्कर काटती है ना अपने एक ऑर्बिट में, तो यहां उस ऑर्बिट को कह रहे हैं आप शेल। क्या कहते हैं? शेल। तो रदरफोर्ड ने कंसीडर किया कि जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को न्यूक्लियस कहा, और उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज का रीजन बताया कि उस न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस तो हो गया आपका स्पेस, और उसमें रहने वाला पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज।
और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट या कुछ पर्टिकुलर शेल्स होते हैं। उन शेल में कौन रिवॉल्व करते रहते हैं रेगुलरली, इलेक्ट्रॉन। पर ये शेल कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कितने रिवॉल्व करते हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसका कोई आइडिया भी रदरफोर्ड ने नहीं दिया। रदरफोर्ड के मॉडल को सन के अराउंड अर्थ या प्लेनेट से कंपेयर किया गया था, इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल कहलाता है वो प्लेनेटरी मॉडल भी कहलाता है। कौन सा मॉडल कहलाता है, प्लेनेटरी। ये भी आप नोट डाउन करें, कौन सा मॉडल प्लेनेटरी मॉडल कहलाता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन वैसे ही रिवॉल्व करते हैं जैसे सन के अराउंड अर्थ, इसलिए इसको नाम दिया प्लेनेटरी मॉडल, क्योंकि अर्थ भी एक प्लेनेट ही है। क्लियर। चलिए, तो यहां अपना कंप्लीट हुआ, न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हो चुकी है अपनी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एक पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ चुका है जो इस टाइप से आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सेंटर में प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस बनाता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। और बाद में जब डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन की, तो ऐसा माना गया ये न्यूट्रॉन भी कहाँ रहता है, सेंटर में, यानी न्यूक्लियस में ही रहता है। ऐसा इसलिए माना गया था कि अगर न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन एक साथ रहेंगे तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो अगर 2, 5 या 100 ऐसे इसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन सारे एक साथ आ गए तो सब में रिपल्शन लगेगा, और रिपल्शन लगेगा तो वो साथ साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए उनके बीच में कौन रहेंगे, न्यूट्रॉन, जिससे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का, और उनका रिपल्शन कम हो जाए। तो ऐसा माना गया सेंटर में ही प्रोटॉन के बीच बीच में कौन लगे रहते हैं, न्यूट्रॉन, जिससे वो उनके रिपल्शन को कम कर सके और सारे प्रोटॉन एक जगह एक सेंटर पर एक साथ रह सके। चलिए बाकी